नमस्कार, मैं प्रोफेसर एसलाल और एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। और आज मैं बात करूँगा कि जो प्रस्तावित बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है बिहार के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राजभवन ने लोक भवन ने जो एक कंसेप्ट इशू किया है और बिहार के तमाम वाइस चांसलर्स और बाकी लोगों के पास कंसेंट के लिए भेजा है कि भाई इसमें सजेशन दीजिए। तो इस पर आप बात कर रहे होंगे, हम उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना नहीं चाहते हैं। हम सीधे सीधे आपसे बात करेंगे कि जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बेट है, उस बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी हम कैसे करें। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, SLET, स्लेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहिए या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहिए, लगभग लगभग both have the same meaning and in context to the curriculum in syllabus of you know but as per my experience as a professor or expert of the different level of academic pattern curriculum designing and others, मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके लिए क्या हो सकता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न क्या हो सकता है और उसमें आपको क्या करना है। तो आप पहले से जानते हैं और मीडिया में भी खबरें आ रही हैं और आप देख भी रहे होंगे। मैंने भी देखा है। जस्ट सॉरी फॉर सेकेंड। मीडिया में भी खबर आ रही है कि भाई ये दो पेपर में होगा। पहला वाला जो पेपर होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा और दूसरा वाला जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ये इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नहीं है तो आपको इसको सही इन्फॉर्मेशन मानना चाहिए कि अगर बिहार में बदले हुए पैटर्न पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है रेदर देन 2018 और 2009 रेगुलेशन ऑफ यूजीसी, जिसमें अलग पैटर्न था, अलग कंसेप्ट था, जिसमें कुछ दूसरी क्राइटेरिया थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो सरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर रही है बिहार में, उसके अनुसार अगर आपकी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है तो जो दो पेपर होंगे उस पहले पेपर का नाम होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर से नोट कर लीजिए, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका फर्स्ट पेपर होगा। और जो दूसरा जो पेपर होगा इसको आप कहेंगे, जनरली ऐसा होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। देन आपका जो सेकंड जो दूसरा पेपर होगा ये चेक होगा। ये आप एक तरह से कह सकते हैं जैसे पुराने कंसेप्ट में या अभी भी कुछ परीक्षाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के है कि भाई MIL में पास करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट की जो है वो कॉपियाँ चेक की जाएगी। अभी इस पर हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ज़्यादा कुछ दृढ़ता के साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं। बट इट इज़ श्योर कि टीचिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। देन आपका एक पेपर होगा, जैसे सपोज करिए आप केमिस्ट्री से MSc किए हैं, आप फिजिक्स से MSc किए हैं, आप बॉटनी से किए हैं, जूलॉजी से किए हैं, मैथमेटिक्स से किए हैं, इकोनॉमिक्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, हिंदी से किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, साइकोलॉजी से किए हैं। यूजीसी द्वारा लिस्टेड जो भी प्रोग्राम है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उसमें अगर आपने मास्टर डिग्री की है, आपका जो परसेंटेज है मास्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर वो जनरल कैटेगरी के लिए 55 और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए कुछ परसेंटेज में, जैसा कि रजिस्ट्रेशन है जनरली वो 50% के अराउंड होता है, वो फॉर्म फिलअप करने की एक क्राइटेरिया है। अब मैं बात करता हूँ कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न होगा, वरना वो तो ऐसे ही लोग मार्क टिक मार्क करना शुरू कर देंगे।
तो जैसे 1/3 का फॉर्मूला है कि भाई आप अगर 3 क्वेश्चन गलत बना दिए तो एक आपका सही का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रेंड वहाँ पर भी जो बैंकिंग वगैरह में है, अगर इस तरह का अगर कुछ कंसेप्ट आता है तो आपको इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे करने के पीछे ये है कि आप पढ़ के जाएं और तब आप एग्ज़ाम दें। तो मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब भाई टीचिंग तो, अब टीचिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अब यहीं पर बात जो है थोड़ी सी गंभीर हो रही है। पीजी किए हुए बच्चे काफ़ी उतावले हैं, उनको ये लगता है कि वो इसको आसानी से कर लेंगे और सारी चीज़ें जो है उनके लिए बहुत ही सरल है और वो गाइड और जो बेस है उससे उनका काम चलेगा। तो वो उनको उतावला होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कभी परीक्षा नहीं दिया है, लेकिन उनके लिए एक सूचना मैं यहाँ देना से शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि उनको इसके लिए जो नेट का जो सिलेबस है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके लिए मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं या स्टडी मटेरियल्स है, उसको वो लोग हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नेट नेट की यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो आसान हो जाएगा। तो एमसीक्यू वाले पार्ट्स के लिए मेरा सजेशन आपके पास, आपके लिए ये रहेगा कि वहाँ पर भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है ना, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, बहुत तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ दी गई है। तो आई सजेस्ट यू कि आप नेट का जो सिलेबस है उसको एक बार आप गौर से देखें, और नेट के सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट वाला जो फर्स्ट पेपर वाला जो पार्ट है उसको आप देख लें, है ना। और जो उसका जो सेकेंड पेपर है उसमें जो बदले हुए प्रारूप के अनुसार जो सेकेंड पेपर है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि आपने जब मास्टर किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड 800 के आपके पेपर्स रहे होंगे। तो 800, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये 500 का भी हो सकता है, कोई किसी में कुछ दूसरा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोग्राम्स और सिलेबस ऑफ दी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ाई किया है। मैं अभी 800 नंबर की बात कर रहा हूँ, 800 नंबर की बात कर रहा हूँ, और 2 साल की बात कर रहा हूँ, 4 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें 8 पेपर की बात कर रहा हूँ। तो आपको पीजी के ये सिर्फ 8 पेपर ही नहीं पढ़ने हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पीजी के तो आपके पेपर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। पीजी के सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ही, लेकिन आपने चूंकि जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट में इन जनरल आपने पीजी किया है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, या पास कोर्स का कंसेप्ट बिहार में 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में हमको लगता है कि शायद बहुत ही मैंने नेग्लेजेबल हो सकता है। तो जो अगर कोई पास कोर्स वाला कंसेप्ट है उसमें कोई कैंडिडेट अगर है जिसने पीजी किया है तो उसके जो 3-4 सब्जेक्ट हैं मेन के जो उन्हें ग्रेजुएशन में लिया है, तो उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को जिससे जिसमें उसने पीजी किया है उस सब्जेक्ट को, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को भी उसको गो थ्रू होना है। और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं, फिजिक्स ऑनर्स के हैं, बॉटनी ऑनर्स के हैं, तो आपको ऑनर्स पेपर्स जो 800 के हैं 3 इयर्स प्रोग्राम में, उस 800 900 वाले पेपर्स में से है ना, जो कम्प्लीटली पीजी से, आपके पीजी के सिलेबस से डिफरेंट है लेकिन सब्जेक्ट वही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मैं बात कर लेता हूँ कि इकोनॉमिक्स में मान लीजिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जो पीजी में है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर ऑनर्स में भी है तो फिर ऑनर्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऑनर्स में
बिजनेस फॉर मैनेजर्स या इथिक्स फॉर मैनेजर्स अगर एक सब्जेक्ट है जो पीजी में नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये सब्जेक्ट आता होगा और इसका जो है आपके पास लिखित नोट्स होना चाहिए उसको, क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हो सकता है। अब ये पैटर्न जो एजेंसी इस परीक्षा को कन्वे करेगी, क्योंकि 97-96 में बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार हुआ था, उसके आधार पर मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ ना। और अभी जो परीक्षा होगी ये काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद बिहार स्टेट में होगी, और दूसरे स्टेट में स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जैसे राजस्थान में मैंने देखा है ना, छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बाकी जगहों में देखा, महाराष्ट्र में देखा, तो या वेस्ट बंगाल में भी होती। तो you can go through the eligibility test question pattern of the different states and आपको ये उम्मीद करना चाहिए कि आपके जो सिलेबस हैं, पीजी के जो सिलेबस है, ठीक से सुनिएगा मैं जो सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। आप अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं तो आपके सिलेबस जो उसका जो स्टैंडर्ड, मतलब भाई जैसे किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है जिसे सारी चीज़ें आप तौलते हैं, उसी तरह से एक स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड ये है कि कौन ऐसा सिलेबस है जिसको स्टैंडर्ड मान लिया जाए। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, फिलोसफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, माफ कीजिएगा अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा है, तो आपका जो भी पीजी का सब्जेक्ट है जो यूजीसी द्वारा अंडर एक्स वाई जेड सेक्शन में, सेक्शन बताएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यूजीसी ने जिस सेक्शन में उस सब्जेक्ट को नोटिफाई किया है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो अगर उसमें आपने पीजी किया है और एडवर्टीजमेंट में वो सब्जेक्ट है जिसका रिक्वायरमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, तो आपको उसका जो सिलेबस होना चाहिए वो स्टैंडर्ड सिलेबस, आपको पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको फॉलो करना है। अब आप कह सकते हैं कि वाई नॉट भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, वाई नॉट मगध यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अल्फा यूनिवर्सिटी, वाई नॉट बीटा यूनिवर्सिटी, वाई नॉट थीटा यूनिवर्सिटी। इसके पीछे का मेरा लॉजिक है कि जब यूपीएससी 90s के दौर में जब यूपीएससी अपना सिलेबस जारी करती थी, तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी का क्या करेज होता था, क्या उसका उसका क्या गुडविल था। उस समय एडवर्टीजमेंट पर लिखा होता था कि यूपीएससी के मेंस का सिलेबस वही वही होगा जो पटना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन का सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक जो वहाँ पर जो एक इनहेरेंट है, वहाँ पर जो एक पोटेंशियल है, वहाँ पर सिलेबस का एक जो स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है बिहार के बच्चों के लिए इन कॉन्टेक्स्ट टू बिहार। आई एम नॉट गोइंग टू से एट नेशनल लेवल, आई एम गोइंग टू से अबाउट, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो हम बहुत सारे जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक्स वाई जेड, अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं। बट सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट यू नो स्टेट लेवल, बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको पटना यूनिवर्सिटी का, आपको सारे सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट के हैं आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए, उसका मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, और टीचिंग एंड जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान का थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आईसीटी के लिए आजकल एजुकेशन में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद आपके पास स्वयं क्या है, उसके बाद आपको मूक क्या है, एनपीटीएल क्या है। मतलब जो सरकार, भारत सरकार के द्वारा आपने देखा था कि कोरोना के समय में डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, वर्चुअल, क्योंकि अब चूंकि रेगुलेशंस ये हैं कि आप 40% तक वर्चुअल मोड में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टीचर क्लास में जा रहा है और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, प्लस सर्टेन जो क्रेडिट्स हैं उस क्रेडिट को क्लास में डिलीवर ना करके जाके
हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मूक में एक सिलेबस का मिनिमम क्रेडिट कितना होना चाहिए, थ्योरी का कितना होना चाहिए, लैब का कितना होना चाहिए, बेसलाइन सर्वे क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, डिजर्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपके पीई में आए हैं। पीजी में प्रोजेक्ट डिजर्टेशन अगर आपने नहीं किया तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट ये सॉरी डिस्कशन में, नेक्स्ट ये रिकॉर्डिंग में मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इस लाल को आप क्या करेंगे, जाने की अनुमति दीजिए, मतलब इस वीडियो से फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तब तक के लिए बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से और एस लाल की तरफ से मैं प्रोफेसर एस लाल आपके सामने विदा ले रहा हूँ।